हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और ये वीडियो है सेकंड पार्ट, और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का पेपर, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है और जिसका पेपर कोड है 306। ठीक है, तो आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक देखना चाहते हैं, वो आपको पार्ट फर्स्ट में मिलेंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर जहाँ पर 31 से लेकर के 60 तक का सॉल्यूशन मिलेगा सेकंड पार्ट में। उसके बाद जो अदर क्वेश्चन है 40, वो आपको थर्ड पार्ट के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाती है, इसलिए हमने थोड़े थोड़े करके बनाए हैं। ठीक है, और देखने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के जो है 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए 31 में क्या दिया हुआ है कि जो कैश बजट है, कैश बजट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एस्टिमेट, यानी कि हम लोग अनुमान के आधार पर कि भाई आने वाले टाइम में हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बजट। बजट जो नाम है वो ही फ्यूचर से रिलेटेड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करती है किसमें, मेजर इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34 में क्या है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड, मीन्स अनिश्चित अवधि के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार। यानी कि हमारे जो स्टैंडर्ड है बेसिक है, फ्लेक्सिबल है, तो बेसिक जो स्टैंडर्ड है वो परमानेंट है। ये है इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, स्टैंडर्ड कोस्टिंग कैन नॉट बी यूज वेयर। स्टैंडर्ड कोस्टिंग को कहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर है नॉट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, आर नॉट मैन्युफैक्चर। ठीक है, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जो एक ही लेवल के हैं, सेम लेवल के हैं, एक फिक्स उनका साइज है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड कोस्टिंग का यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्ट इज कंपेयर विद। स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर स्टैंडर्ड कोस्ट को हम लोग किससे कंपेयर करते थे, एक्चुअल कोस्ट के अंदर। तभी तो निकल के आता था हमारा वेरिएशन, कि भाई डिफरेंस कितना आ रहा है, विचरण कितना आ रहा है। ठीक है, विचरण कैसे पता चलता था, स्टैंडर्ड कोस्ट को एक्चुअल कोस्ट के साथ कंपेयर करने के बाद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश। देखिए हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कब बढ़ेंगे, अगर मैं भाई लोगों से उधार लेने लगूं, थोड़े थोड़े पैसे किससे ले लिए, थोड़े से पैसे किससे ले लिए, ये सब मेरे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि मुझे ने पैसे देने हैं, तो मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा कैश। अगर ये कम होते तो डिक्रीज होता, क्योंकि मैंने पेमेंट कर रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। किस चीज़ से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, चाहे बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सभी कुछ देख करके हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सही आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसिस। तो इसके अंदर जो नॉन कैश एक्सपेंसिस है वो अपना क्या है, डेप्रिसिएशन एक कैसा एक्सपेंसिस है, नॉन कैश। आपने ये पढ़ा होगा कहाँ पे, जब कैश फ्लो और फंड फ्लो के अंदर, कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट दे के रखता था उसके अंदर प्लस करते थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो माइनस करते थे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उसे प्लस करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है कि टोटल सेल कितनी है, 2 लाख रुपए की, और उसके अंदर डेटर्स जो है ना हमारे बिगिनिंग में कितने थे, 15, और क्लोजिंग में कितने हैं, 28, और कैश सेल विल बी। तो पूछ रहा है भाई कैश सेल कितनी हुई है। तो आप लोग देखिए हमारे डेटर्स पहले से कितने हैं, 15, और अब कितने हो गए, 28। आप लोग 28 में से पहले 15 घटाइए, तो कितने रह गए, 13। इसका मतलब ये है कि करंट ईयर के अंदर जो उधार बिक्री हुई है वो 13,000 हुई है, और टोटल साल में बिक्री कितनी हुई है, 2 लाख की। तो 2 लाख में से आप जैसे 13,000 माइनस करेंगे तो 187,000 आपका
आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 में क्या हुआ कि ओपनिंग स्टॉक 7000 है, क्लोजिंग कितना है 10, कैश परचेज कितना है 82, सेल कितना है 125000 इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल। क्या पूछ रहा है हमारे से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर कितना है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 41। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय के लिए बनाते हैं, इसे बनाते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ठीक है भाई, 1 साल के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये किसके अंदर इंक्लूड है, तो ये अपना सोल्वेंसी के रेशियो के अंदर इंक्लूड है। क्यों इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो आता है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आते हैं, ना कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आते हैं। तो ये इसके दोनों आंसर नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल बी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम बुक डेब्ट। अगर कलेक्शन हो रही है कहाँ से, बुक डेटर से। भाई डेटर्स ने पैसे दिए, ठीक है, क्या और कैश में हम लोग उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो हमारी जो करंट लाइबिलिटी असेट्स है, सॉरी करंट जो असेट्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई इधर से माइनस हो गया, कैश में प्लस हो गया, टोटल उतना का उतना ही रहेगा। तो इससे हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। तो इसमें दिया हुआ है कि जो करंट रेशियो है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका सही आंसर है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को कौन डिनोट करेगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। नेट प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो। ये किसके बीच में रिलेशन है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल के बेस पर हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पूछा हुआ था, साफ साफ नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 में क्या दिया हुआ है कि हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़। तो दिस डज नॉट अप्लाई टू। ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होता है, फेवरेबल होता है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो वो कौन सी जगह है, ऑपरेटिंग रेशियो में ये अप्लाई नहीं होता, बाकी हर जगह पे ये अप्लाई होता है कि जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ऑपरेटिंग में इसलिए नहीं होता क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे उससे तो हमें फ़ायदा नहीं होने का। भाई ऑपरेटिंग रेशियो मतलब एक्सपेंसेस रेशियो ज़्यादा आने लगे तो इसका मतलब है कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाई। तो ये किसका फॉर्मूला है, क्विक असेट्स को हमने डिवाइड किया है किससे, क्विक असेट्स से। तो ये है, एक मिनट, क्विक असेट्स रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू क्विक असेट्स। तो इसका जो, हाँ, किससे डिवाइड करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा करंट लाइबिलिटीज से। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो कितना है 75%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो कितना होगा, 100 में से आप लोग क्या करिएगा 75 माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे 25% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 5000, और डिविडेंड पर इक्विटी शेयर कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है 4 रुपये, और अर्निंग पर शेयर अर्निंग कितनी हो रही है कंपनी की 10 रुपये। तो पे आउट पूछ रही है कि भाई पे आउट रेशियो कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है भाई, कंपनी 10 रुपये कमा रही है, 4 रुपये दे रही है लोगों को एज ए डिविडेंड। तो बड़ा आसान है, 10 से डिवाइड करेंगे 4 को और इंटू 100% ही निकालने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा 40%। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है, डेटर्स हैं 5000 रुपये के, बी आर है कितने के, बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपये के हैं,
और क्रेडिट जो सेल है हमारी वो 24,000 है, कैश सेल कितनी है 6,000 है। तो हमारे से क्या पूछा गया है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बताना है। अब सबसे पहले तो तब बता पाएंगे ना जब फॉर्मूला याद होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, कि एवरेज रिसीवेबल और अपॉन में नेट क्रेडिट सेल और इनटू यहाँ पे देखा हमने कि सभी आंसर मंथ में है तो मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेज होते तो डेज से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे सबसे पहले लेके आइए आप लोग एवरेज रिसीवेबल। देखिए जो हमारे रिसीवेबल है ना, ये वर्ड रिसीवेबल, रिसीवेबल में BR भी है और डेटर्स भी आता है। ठीक है, प्राप्यों में क्या क्या शामिल होता है, डेटर्स और BR। तो 5 और प्लस 1 6,000 यहाँ पे लेके आएंगे और डिवाइड करेंगे नेट क्रेडिट सेल जो कि 24 है और इंटू 12। ठीक है, तो सही आंसर कितना आएगा 3 मंथ, इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है 2 मंथ है, और जो हमारी क्रेडिट जो क्रेडिटर्स टर्नओवर विल भी कितना होगा ये बताना है। एवरेज पेमेंट पीरियड 2 महीने है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या कि एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूले 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या कि अगर हम लोग 12 मंथ्स को अगर डिवाइड करें किससे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एवरेज पेमेंट पीरियड खुद दिया हुआ है कितना है 2 मंथ है, यहाँ पे 12 रखेंगे और जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ये हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा A। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया हुआ है कि करंट रेशियो 3:4 है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 24, अमाउंट ऑफ करंट असेट्स कितनी होगी ये बतानी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे CA/CL, उसके बाद 3/4, CA का पता नहीं है, CL कितनी है 24 है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना कितना आ जाएगा 18,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ओपनिंग 80 है और क्लोजिंग कितना है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 3,60,000। हमारे से क्या पूछा हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, STR बताना है। तो STR का फॉर्मूला क्या है COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। उसके बाद देखिए COGS कितनी है 3,60,000 और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का हाफ करेंगे तो कितने हो गए भाई 1 लाख प्लस 80, 1,80,000 हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे कितने हो गए 90,000, 90 से डिवाइड करेंगे किसे 3,60,000 को, कितना आ जाएगा 4 टाइम, इसका सही आंसर होगा 4 टाइम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 55 की बात करें तो क्या दिया हुआ है कि जो कैश है वो 15,000 है, स्टॉक कितना है 35 है, इन्वेस्टमेंट, एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट ये टेम्परेरी है। जैसे ही यहाँ पे वर्ड लगाया इन्होंने टेम्परेरी, तो उसका मीनिंग ये निकल के आया कि ये शॉर्ट टर्म है, और ये जब शॉर्ट टर्म है तो करंट असेट्स का काम करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं वो 32 हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 13 है। हमें क्या बताना है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो बताने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी, करंट एसेट्स की जरूरत पड़ेगी और करंट लाइबिलिटीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हम लोग इनका नामकरण कर देते हैं, जो ये है कैश ये भी CA है और स्टॉक ये भी CA है और जो इन्वेस्टमेंट ये भी अपना करंट असेट्स है, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़ है, ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज़ है। तो इनके अकॉर्डिंग हम इन्हें प्लस कर लेंगे, 15 + 35 + 10 कितने हो गए 60, और भाई ये 32 हैं ये 13 हैं, कितने हो गए 45। तो आप लोग 60 को 45 से डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा 4:3, इसका राइट आंसर है, जो कि मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लगा देंगे D। ठीक है, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फैक्ट्री लिक्विड रेशियो, तो इसका सही आंसर है 1:1। और अगर करंट रेशियो का आता कि भाई करंट रेशियो का सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बताइए, तो उसका होता है 2:1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। अभी 57 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो फंड का प्रयोग बताना है कि फंड का जो प्रयोग है वो कहाँ पे हुआ है, तो पेमेंट में हुआ है, कब, जब हमने डिविडेंड पे किया था। तो इसका सही आंसर होगा A।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट असेट्स, ठीक है, कि इसमें से कौन सी नॉन करेंट असेट्स है। तो ये भी करंट है, प्रीपेड रेंट भी करंट है और कैश भी करंट असेट्स है। सिर्फ एक ही नहीं है, गुडविल, ठीक है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट्स है और ये हमारी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में क्या है कि नेट प्रॉफिट प्लस, अगर नेट प्रॉफिट में प्लस कर दें किसे, नॉन कैश एक्सपेंसेस को, तो क्या निकल के आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, हाउ इज प्रपोज डिविडेंड ट्रीटेड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि भाई जो प्रपोज डिविडेंड है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसके दो तरीके हैं कि हम लोग इसे ट्रीट कर दें करंट लाइबिलिटीज़, या फिर हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी टेकन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ट्रीटमेंट हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 61 से लेकर के अप टू 100 तक का जो सॉल्यूशन है वो आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इसलिए मिलेगा क्योंकि हमें अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने पार्टीशन करके बनाई है वीडियो, ठीक है गाइज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।